बीते दिनों में समीक्षा इंस्टीट्यूट द्वारा एमपीपीएससी की प्री टेस्ट सीरीज संचालित की जा रही है। माननीय डायरेक्टर नरेंद्र भदौरिया जी के निर्देशन में आज हम यूनिट 4 का एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द शरावती प्रोजेक्ट इज लोकेटेड। निम्नलिखित में से किस राज्य में शरावती परियोजना स्थित है? तो इसका सही उत्तर बी होगा। कर्नाटक में ये स्थित है, और जो कि जोग फॉल है, इंडिया का जो पॉपुलर जोग फॉल है, वो भी इसी नदी के द्वारा निर्मित होता है, और पूरी तरीके से ये नदी कर्नाटक में बहती है। और जोग फॉल का दूसरा नाम भी जैसे हम जानते हैं गोरोसपा फॉल्स को उनको कहा जाता है। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा, लूनी रिवर जो अरावली रेंज से अरावली रेंज की पुष्कर घाटी से निकलती है, निम्नलिखित में से किस में समाप्त होती है? तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी, रन ऑफ कच्छ। जो लूनी राजस्थान की एक जो नदी है, जो अजमेर के पास अरावली रेंज से पुष्कर घाटी से निकलती है, और गुजरात के कच्छ रण में जो दलदली जो भाग है उसमें वो जाकर समाप्त हो जाती है। और इसका ऑप्शन बी होगा सही। और क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट रेशियो ऑफ पार्ट्स ऑफ इंडियन कोस्ट बिलोंगिंग टू पेनिसुलर इंडिया टू दैट बिलोंगिंग टू अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड। जो भारत का प्रायद्वीप से संबंधित तट के हिस्से का अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह से संबंधित भागों का अनुमानित अनुपात है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2:5:1। इसके बी ऑप्शन जो इसका सही होगा। और कुल तट जो इंडिया का है वो 7517 किलोमीटर है, जिसमें पहले पेनिनसुलर इंडिया आता है 5433, और अंडमान और निकोबार का जो किलोमीटर है वो आता है 2094। तो इस हिसाब से इसका रेशियो बी होगा, बी इसका सही होगा। और अपना अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो आपका है वो महानदी पर स्थित है। जैसा कि हम जानते हैं दुनिया के सबसे लंबे मिट्टी के बांधों में से एक है ये, और ये उड़ीसा राज्य में अपने स्थित है। और अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ द ओनली स्टेट इन इंडिया प्रोड्यूसिंग मूगा सिल्क। निम्नलिखित में से कौन सा मूगा रेशम का उत्पादन करने वाला भारत का एक राज्य है? तो इसका सही उत्तर है आसाम। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए आसाम है। और जो कि मूगा जो सिल्क है वो केवल और केवल अभी आसाम में प्रोड्यूस किया जाता है। और क्वेश्चन 6 पे आते हैं। जो दक्षिण तलपट्टी द्वीप निम्नलिखित में से किस पड़ोसी के बीच में एक विवादित क्षेत्र रहा है? साउथ तलपट्टी आइलैंड हैज़ बीन डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग नेबर्स। तो इसका सही उत्तर है इंडिया और बांग्लादेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। और भारत और बांग्लादेश के बीच में जो काफ़ी विवादित एक रहा है, दक्षिण तलपट्टी जो द्वीप है उसको लेकर दोनों के बीच में विवाद रहा है कि कोई कहता है ये इंडिया कहता है ये हमारा क्षेत्र में आएगा, और बांग्लादेश कहता है ये हमारे क्षेत्र में आएगा, क्षेत्राधिकार में आएगा। और अगले क्वेश्चन 7 पे आते हैं। मिजोरम के फामगुई को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्लू माउंटेन, और अर्थात नीला पर्वत भी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि नीला जो फांगोई या ब्लू माउंटेन है जो मीजो हिल्स, लोसाई हिल्स और मिजोरम की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उस पर ये स्थित है। और अब हम आते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8 पे। निम्नलिखित में से किसे कभी कभी तीसरा ध्रुव के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है हिंदुकुश पर्वत। जो हिंदुकुश पर्वत का आपको पता होगा कि एक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मतलब थोड़ा उस साइड के एरिया में पड़ता है, और इसे छत भी कहा जाता है, दुनिया की छत, क्योंकि इससे काफ़ी रेंज निकलती हैं। जो अपनी चाइना की तियान शान है, अपना जो हिमालय है, ये एक स्टार्टिंग में गांठ जैसा लगता है आपको कि उससे 3-4 रेंज सी निकल रही हैं, तो इसलिए उसका थर्ड पोल भी उसे कहा जाता है हिंदुकुश पर्वत को। और इसमें भारत का क्वेश्चन नंबर अपन 9 पे आते हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा शहर संबंधित और अक्षांश और देशांतर उत्तर और पूर्व पर स्थित है? मतलब इसका 28.38 डिग्री और 77.12 डिग्री पर स्थित है। इसका सही जवाब है दिल्ली। इसका सही जवाब है पूरा दिल्ली।
और ये जो कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड स्थित है वो इस दिल्ली शहर में आता है इसके। और विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस ऑफ टाइप ऑफ अर्थक्वेक रेसिस्ट एंड देयर प्लेसेस आर करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप प्रतिरोधी प्रकार के मेल और उनका सही स्थान है। तो इसमें से सारे ही ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। जो जैसा कि ईंट जो नुकीले लकड़ी के फ्रेम हैं वो हिमाचल प्रदेश के स्थान पर हैं, और जो धज्जी वो जम्मू कश्मीर में है, बोंगास गुजरात में है, और एकरा आसाम में है आपका। तो इसमें जो कि डी है इसका सही उत्तर होगा। सारे के सारे ही इसमें सही हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं अब। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू करेक्ट। तो इन इंडिया द हिमालय आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट ओनली, द वेस्टर्न घाट स्प्रेड ओवर 5 स्टेट ओनली, पुलिकट लेक इज स्प्रेड ओवर 2 स्टेट्स ओनली। तो इसका सही उत्तर है केवल 3, केवल इसका बी 3 आंसर होगा, क्योंकि जो हिमालय है वो 5 से ज़्यादा के स्टेट में फैला हुआ है, ना कि सिर्फ 5 राज्यों में है। और जो वेस्टर्न घाट हैं वो भी 5 राज्य से ज़्यादा के में फैले हुए हैं, ना कि आपके सिर्फ और सिर्फ 5 स्टेट में है। और क्योंकि गुजरात से स्टार्ट होता है वेस्टर्न घाट, और आप गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तो 5 से 6 राज्यों में ये पश्चिमी घाट फैला हुआ, 6 से 5 से ज़्यादा राज्यों में फैला हुआ है। इसके लिए इसका, और जो कि अपनी ऑप्शन 3 है वो सही है, क्योंकि पुलिकट लेक ही 2 राज्यों में फैली हुई है। तो इसलिए इसका ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ 3 सही होगा। और अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। कोरोमंडल तट का निर्माण उभार के कारण हुआ, उभार के कारण बना मालाबार तट, और जलमग्न होने के कारण बना कोंकण तट। तो इसका ऑप्शन भी तीनों ही सही हैं, क्योंकि कोरोमंडल तट का निर्माण उभार के कारण ही हुआ है, उभार के कारण ही मालाबार तट का बना है, और जलमग्न होने के कारण कोंकण तट बना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी इसका पूरी तरीके से सही है। और अगले हम क्वेश्चन पे आते हैं। माउंट एवरेस्ट निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट जो है वो हमारा स्थित है नेपाल हिमालय में। जो नेपाल, आपको सबको पता होगा, जो हिमालय है, मतलब जो माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी है, मतलब जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो नेपाल में स्थित है। तो वो नेपाल हिमालय के अंतर्गत आता है, इसके लिए इसका ऑप्शन ए होगा। और अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग मैचेस ऑफ माउंटेन पासेस एंड देयर स्टेट्स आर करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन से दर्रे उनके राज्य का मेल सही है। माउंटेन जो दर्रे हैं, तो लिपू लेक उत्तराखंड में है, और नाथुला भी सिक्किम में है, और शिवकीला भी हिमाचल प्रदेश में है, और जोजिला का भी स्थान जम्मू एंड कश्मीर में है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4, क्योंकि चारों ही सही हैं। तो इसका ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो हम अगले क्वेश्चन पे, बनिहाल पास कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। जो बनिहाल दर्रा निम्नलिखित में से किस स्थान को जोड़ता है। तो इसका सही उत्तर होगा जम्मू एंड श्रीनगर। जो बनिहाल पास है वो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। तो ऑप्शन बी इसका जो कि होगा एकदम करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अपनी है ऑप्शन ए अनाईमुड़ी। जो अनाईमुड़ी है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और ये केरल में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 2695 मीटर है। और अगला क्वेश्चन है 17। इसको भारत की जो निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं का उनको उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ से साउथ की ओर अरेंज करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं राजस्थान में हमारा अरावली रेंज है, तो और सतपुड़ा रेंज हमारा मध्य प्रदेश में पड़ जाता है, और विंध्य रेंज भी हमारा मध्य प्रदेश में पड़ जाता है, लेकिन विंध्य रेंज सतपुड़ा रेंज के ऊपर है। विंध्य जो रेंज है वो अपना वो सतपुड़ा के ऊपर है, और अजंता तो अपना नीचे महाराष्ट्र में है ही। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा 1, 3, 2, 4, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे कैसे उत्तर से दक्षिण की ओर ये स्थित हैं ये चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस ऑफ
स्टेट्स एंड देयर हाईएस्ट पीक्स आर करेक्ट। तो निम्नलिखित में से कौन से राज्यों और उनकी सबसे ऊंची चोटियों का मेल सही है? तो पश्चिम बंगाल संदफगु, और तमिलनाडु दूधभेटा, केरला नाईमुड़ी, और महाराष्ट्र में कलसीबाई। तो इसका सही उत्तर है, चारों ही इसके सही उत्तर हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल है में सदभकु है, और तमिलनाडु में दूधा बेटा है, और केरला में अन्नाईमुड़ी है, महाराष्ट्र में कलसुबाई। तो इसके ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। और अगला अपना 90 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेशन आर रेफर्ड एज द क्वीन ऑफ छोटा नागपुर? निम्नलिखित में से किस हिल को स्टेशन को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन ए है, नेत्राहट। जो नेत्राहट है वो इसका सही है। ये छोटा नागपुर की इसे रानी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका हम सही उत्तर है। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेशन इज वन ऑफ द वर्ल्ड इको स्पोर्ट्स हॉटस्पॉट्स इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन भारत के दुनिया के इको हॉटस्पॉट में से एक है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है अम्बोली। इसका जो ऑप्शन ए होगा वो बिल्कुल सही होगा। अम्बोली भारत में दुनिया के इको हॉटस्पॉट के रूप में से एक है, और ये महाराष्ट्र में स्थित है। 600 तकरीबन 700 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। तो इसका सही उत्तर ए है। और क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर? निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका ऑप्शन डी है तवी। तवी जैसी कोई सहायक नदी नहीं है इंडस की। तो इसका डी जो है वो सही उत्तर होगा। और अगला क्वेश्चन 22 पे आते हैं, भारत में सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? और भारत में सिंधु नदी की लंबाई है तकरीबन 700 किलोमीटर अपनी इंडिया में ये पड़ती है। और वैसे तो इसकी लंबाई 3200 के तकरीब के पास है, लेकिन जो अपने इंडिया में ये बहती है तो इंडिया में इसकी लंबाई सिर्फ 700 किलोमीटर ही है। बाकी का इसका पूरा के पूरा पानी पाकिस्तान में चला जाता है भारत से होने के बाद। और काफ़ी थोड़ा बहुत डिस्प्यूट भी रहता है सिंधु नदी को लेके, क्योंकि भारत कहता है कि इसका पानी हमें ज़्यादा मिलना चाहिए, पाकिस्तान कहता है इस पर हमें पूरा मिलना चाहिए। तो वो चीज़ें भी इसमें हैं। अगले 23 क्वेश्चन में आते हैं, भारत के कुल क्षेत्रफल में के कितने प्रतिशत भाग पर गंगा नदी का कब्जा है? देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो गंगा नदी है वो भारत की सबसे बड़ी नदी है। और भारत की सबसे बड़ी नदी होने के साथ साथ उसका जो एरिया है, जो परसेंटेज है जो ऑक्यूपाई किया हो, वो भी अधिक से अधिक होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा नदियों में से उसी का कब्जा है और वही की सबसे ज़्यादा लंबी नदी है। तो इसका लगभग 26.3 इसका सही उत्तर है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, जो कि भारत की गंगा नदी भारत में कुल लंबाई में बहती है 2500 किलोमीटर के तकरीबन वो बहती है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मोहाना बनाती है? मोहाना मीन्स एस्चुरी कौन सी नदी बनाती है? तो इसका सही उत्तर है चारों ही नदियाँ। माही भी बनाती है एस्चुरी, ताप्ती भी बनाती है, और पेन्नर भी बनाती है, और नर्मदा भी बनाती है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा इसका। और अगले हम क्वेश्चन पे आते हैं, द रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ओवर द गंगा बेसिन डिक्रीजेज फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन? गंगा बेसिन पर वर्षा वितरण पैटर्न निम्नलिखित में से किस दिशा में घटता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों है ऑप्शन नंबर डी, पूर्व से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इसका डी जो कि होगा वो बिल्कुल सही है, ईस्ट टू वेस्ट एंड साउथ टू नॉर्थ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ड्यूरिंग द समर सीजन द क्लाइमेटिक कंडीशन नॉर्वेस्टर टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? गर्मियों के मौसम के दौरान जलवायु की स्थिति नॉर्वेस्टर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में होती है? तो इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। इसका ऑप्शन बी इसका आपका सही होगा। और गर्मी के मौसम के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य में जलवायु की स्थिति नॉर्वेस्टर यानी एक तरीके से भीषण तूफान के साथ भारी वर्षा भी होती है। तो इस जलवायु की स्थिति का स्थानीय नाम वैसे काल वैशाखी कहा जाता है इसको पश्चिम बंगाल में। तो हम क्वेश्चन नंबर 27 हम कर रहे थे, निम्नलिखित में से कौन अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है?
तो इसका ऑप्शन जो कि है वो सी इसका सही है। भूमध्य रेखा के पास कम दबाव की पेटी, मतलब एक हाई जो लो प्रेशर बेल्ट होता है इक्वेटर के नियर, उससे ये आपका बिल्कुल उपस्थित होता है। और इसका हम एक्सप्लेनेशन भी जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का। जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेशन जोन है, जिसके हम ITCZ के नाम से जानते हैं, वो लो प्रेशर बेल्ट फॉर्म करता है ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड, जो कि इक्वेटर के जो पास जो हवाएं बहती हैं उसके द्वारा ये संचालित किया जाता है। और हम अगले क्वेश्चन पे 28 जो क्वेश्चन है हमारा उस पर आते हैं। द मोनेक्स एक्सपीडिशन वाज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। जो मोनेक्स अभियान है वो किन देशों के बीच में संयुक्त अभियान था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है भारत और सोवियत संघ। जो इंडिया एंड USSR के बीच में ये हुआ था, 1973 में ये हुआ था। और संयुक्त जो इसका भारतीय मानसून के जांच के लिए किया गया था, जो ये मोनेक्स आपका जो एक्सपीडिशन हुआ था वो इंडियन क्लाइमेट के रूप में किया गया था। तो हम क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल नीड लिटिल इरिगेशन एज इट रिटेन सॉइल मॉइस्चर। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह मिट्टी नमी को बरकरार रख लेती है? तो जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारी काली मिट्टी होती है उसको सिंचाई की बहुत ही कम आवश्यकता होती है। तो इसका सही उत्तर होगा काली मिट्टी, ऑप्शन सी। जो काली मिट्टी होती है उसको सबसे कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। ये हमारा मालवा का जो पठार है वो इसको कवर करती है, काली मिट्टी इसको कवर करती है। और काली मिट्टी को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि मिट्टी को नमी को बरकरार रख लेती है। और क्वेश्चन नंबर अगले 30 पर आते हैं हम। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती कारेवास में नहीं की जाती? जो करेवास होते हैं उनमें निम्नलिखित में से किस फसल की खेती नहीं की जाती? तो इसका सही जो उत्तर है हमारा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, लिंग अखरोट। जो लिंग नट है उसकी खेती नहीं की जाती है हमारे करेवा। मुख्य रूप में केसर, बादाम, अखरोट, सेब और बागों की खेती के लिए उपयुक्त है, जो कि लिंग नट के लिए उपयुक्त नहीं है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं कि यमुना रिवर वाज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बिफोर इट बिकेम ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। जो गंगा नदी है वो सहायक नदी, यमुना नदी की सहायक बननी, जो गंगा नदी है उसकी सहायक नदी यमुना नदी है, लेकिन वो यमुना नदी पहले किसकी सहायक नदी थी? तो ऑप्शन इसका सही है सिंधु नदी। इसका जो ऑप्शन सी है वो इसका सही होगा। सिंधु नदी की वो सहायक नदी थी पहले यमुना, गंगा नदी की बनने से पहले। और यमुना नदी का प्रवाह पहले दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर था और ये सिंधु नदी की सहायक थी, और बाद में ये हमारी गंगा जी की सहायक नदी बन गई। और ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। म्यांमार डज नॉट शेयर इट्स इंटरनेशनल बाउंड्री विथ। म्यांमार अपनी राष्ट्रीय सीमा किसके साथ साझा नहीं करता है? तो इसका सही जो उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन जो इसका होगा वो सी इसका सही उत्तर होगा, वियतनाम। वियतनाम से म्यांमार अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। विच अमंग द फॉलोइंग अबाउट द ट्रॉपिकल साइक्लोन आर करेक्ट? इट occurs between 8 degree north 25 degree north in the northern hemisphere. Latent, second question है इसका, latent heat of condensation is the main energy source of cyclone. It occurs the mainly after the summer solstice. Clone develop only on ocean. तो इसका चारों ही जो हैं वो इसके सही उत्तर हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, क्योंकि जो उत्तरी गोलार्ध में है, जो उष्णकटिबंधीय जो अपना साइक्लोन है, चक्रवात है, वो इसके बीच में लाई करता है। और जो लेटेंट हीट है ऑफ कंडेंसेशन इज द मेन एनर्जी ऑफ साइक्लोन, ये भी उत्तर इसका सही है। इट ऑकर्स मेनली द आफ्टर द समर सोल्स्टिस, ये भी इसका बिल्कुल सही है। और क्लोन डेवलप जो कि सिर्फ ओशियन में ही होते हैं, तो ये भी इसका सही है। तो इसका ऑप्शन चारों डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर हम 34 पर आते हैं
लीचिंग इज द मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में निचलन अधिकतम होता है। तो इसका जो उत्तर है इसका होगा लेटराइट। जो लेटराइट सॉइल है वो इसका ऑप्शन बी, जो ऑप्शन बी है वो इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि लीचिंग जो है वर्षा और सिंचाई के कारण मिट्टी में जो पानी घुलनशील पौधों के पोषक तत्वों की जो चला जाता है, तो लेटराइट मिट्टी में सबसे अधिक ये चीज़ होती है। जो वर्षा का जो और सिंचाई का जो पानी होता है ना, वो घुलनशील पौधों में पोषक तत्वों में चला जाता है, तो इसलिए उसको लीचिंग हो जाती है उसमें। और ऑप्शन बी में हम 35 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जिप्सम का प्रमुख उत्पादक है। तो जिप्सम का प्रमुख उत्पादक राज्य है आपका ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर है राजस्थान। ऑप्शन इसका सी राजस्थान इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर अगर कोई चीज़ करता है तो वो राजस्थान ही करता है। और राजस्थान भारत में जिप्सम, जो कि कैल्शियम सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है, उसका सबसे बड़ा उत्पादक है। और भारत के कुल जिप्सम का उत्पादन का लगभग 90% राजस्थान में ही किया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। झिलिमिली कोलफील्ड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। झिलिमिली कोलफील्ड भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ इसका सही उत्तर है। जो झिलमिली कोलफील्ड है वो छत्तीसगढ़ में आपकी मिलेगी आपको। और अगले अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, विच अमंग द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। निम्नलिखित में से कौन से थर्मल बिजली उत्पादन के लाभ हैं। देखिए, लाभ की भी बात की जाए तो सबसे खराब मौसम में भी उत्पादन होता है, बिल्कुल होता है सर। जहाँ जल विद्युत उत्पादन असंभव है वहाँ उत्पादन संभव है, बिल्कुल सही है ये बात भी। थर्मल पावर स्टेशन की छोटी अवधि गर्भाधारण अवधि होती है, मतलब द शॉर्टेस्ट गेस्टेशन ऑफ पीरियड ऑफ द थर्मल पावर स्टेशन, तो आपका ये बात भी सही है। लेकिन जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, पर्यावरण के अनुकूल संचालन, ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि जो आप जैसा कि हम जानते हैं ये प्रदूषण काफ़ी करता है, तो वो पर्यावरण के अनुकूल तो नहीं है। तो इसका ऑप्शन 4 जो होगा वो गलत होगा। तो इसमें अपना सही उत्तर है तो वो होगा ऑप्शन इसका बी, इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि ऑप्शन 1, 2 और 3 ही इसमें मैच करते हैं, 4 इसमें नहीं है। तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम 38 पे। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन द वर्ल्ड। निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। तो एक ये सोलर पार्क, उसका ऑप्शन है ए, इसका ऑप्शन ए सही है, भादला सोलर पार्क। जो भादला सोलर पार्क है वो राजस्थान ज़िले में है, और भादर सोलर पार्क दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। इसकी कुल क्षमता लगभग 2250 मेगावाट है, और ये राजस्थान में स्थित है। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं 39। मोर देन हाफ ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ सोयाबीन इन इंडिया कम्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। भारत में सोयाबीन का आधे से अधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है। ये हमारा 39 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका हम सही उत्तर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। जैसे कि आप सब लोग एमपीपीएससी के छात्र हैं, तो आप लोगों को तो पता होगा कि सोयाबीन हमारे एमपी में सबसे ज़्यादा होता है। मोर देन 50% पूरे टोटल इंडिया का प्रोडक्शन जो है वो एमपी से ही होता है। और मध्य प्रदेश का दूर दूर तक सोयाबीन में कोई भी और टक्कर नहीं दे सकता राज्य, क्योंकि मध्य प्रदेश 50% से भी ज़्यादा कंडक्ट करता है पूरे सोयाबीन की खेती को। और अब क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। द टर्म ऑपरेशन फ्लोट रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑपरेशन फ्लोट शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन 40 का, वो ऑप्शन नंबर 40 का जो सही उत्तर है उसका है ऑप्शन सी, जो कि दूध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा। भारत में ऑपरेशन फ्लड राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की एक परियोजना है। यह दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास प्रोग्राम था अपने समय का, तो इसलिए इसका ऑप्शन ऑपरेशन फ्लड का रिलेटेड होगा दूध उत्पादन। तो अब क्वेश्चन नंबर 41 पर अपन आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इरीगेशन इज द ईजिएस्ट सोर्स ऑफ इरीगेशन। निम्नलिखित में से किस प्रकार की सिंचाई सबसे आसान होती है। तो इसका सही उत्तर है सी, कुएं और ट्यूबवेल।
जो वेल एंड ट्यूबवेल हैं, जैसे कि आप सब अपने आसपास भी देखते होंगे, सब लोग ज़्यादातर खेतों मतलब गाँव से बहुत सारे लोग बिलोंग करते हैं, तो ट्यूबवेल और कुएं इन्हीं से ही सबसे आसान स्रोत होता है और ज़्यादातर अपने यहाँ लोग यही को इस्तेमाल करते हैं। कुएं और नलकूप सिंचाई का सबसे आसान स्रोत है, लेकिन ये महंगा भी है और भूमि के जल के घटने के लिए भी जिम्मेदार यही है। तो इसलिए इसको मतलब भूमिगत जल के रूप में देखा जाए तो ये थोड़ा नुकसानदायक पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ मोर देन 2 मेजर पोर्ट? निम्नलिखित में से किस राज्य में 2 से प्रमुख बंदरगाह हैं? तो इसका ऑप्शन आपका तमिलनाडु जो सी है वो इसका सही है, क्योंकि तमिलनाडु ही एक ऐसा राज्य है जहाँ 3 प्रमुख बंदरगाह हैं, चेन्नई बंदरगाह, कोरिन बंदरगाह और एन्नौर बंदरगाह। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 43 पर आप आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स ऑफ इंडिया इज रिसेंटली नेम्ड एज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट? भारत के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को हाल ही में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट के रूप में नामित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑप्शन सी सॉरी माफ़ कीजिएगा, कोलकाता बंदरगाह इसका सही उत्तर है। कोलकाता पोर्ट को हाल ही में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट के रूप में नामित किया गया है और भारत का एकमात्र नदी वाला प्रमुख बंदरगाह अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। तो इसका ऑप्शन सी आपका सही होगा। जल मार्ग विकास एम्स एट द कैपेसिटी ऑगमेंटेशन ऑफ नेविगेशन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल वाटरवेज? जल मार्ग विकास परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय जल मार्ग पर नौवहन की क्षमता को वृद्धि करना है? तो इसका सही जो उत्तर है साथियों, उसका है नेशनल वाटरवेज 1। इसका जो आपका जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट है, तो इसका जो नेशनल वाटरवे 1 है, इसका उद्देश्य है कि नौवहन क्षमता को वृद्धि करना है। और अब हम आते हैं 45 पर। एज पर सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सिटीज रिकॉर्ड द हाईएस्ट पॉपुलेशन? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस शहर की जोड़ी ने सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर होगा मुंबई और दिल्ली। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन दर्ज की गई वो मुंबई और दिल्ली में थी। और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का केंद्रीकरण सर्वाधिक था? एज पर 2011 सेंसस द कंसंट्रेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इज द हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो यूपी है, उत्तर प्रदेश जो कि एमपी के नॉर्थ में पड़ता है, उसका ये सही उत्तर है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सकेंद्रीकरण सर्वाधिक है, तो इसका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 47 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन डिस्केंडिंग ऑर्डर एज द पॉपुलेशन साइज एज पर द सेंसस 2011? तो इसका जो सही उत्तर है, इसका सी इसका जो कि सही उत्तर है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। क्योंकि मुंबई की पॉपुलेशन और दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई ये भारत के बहुत बड़े और प्रमुख शहरों में से जाने जाते हैं। तो इनकी जो 2011 का जो हमारी जनगणना हुई थी उसके अनुसार इसका सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं 48 पे। द पिथौरा रिचुअलिस्टिक पेंटिंग वर्क इज वन ऑफ द फेमस कल्चर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया? पिथौरा कर्मकांड चित्रकला का काम भारत के निम्नलिखित आदिवासी समूह में से किस प्रसिद्ध संस्कृति में से एक है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा भील, ऑप्शन डी इसका जो कि सही उत्तर है 48 का डी। जो पिथौरा पेंटिंग है वो एक कर्मकांडी पेंटिंग का काम भील जनजाति की प्रसिद्ध संस्कृतियों में से एक है। यह मुख्य रूप से मध्य गुजरात क्षेत्र में स्पष्ट है। पेंटिंग का विषय आमतौर पर घोड़े, बैल या हाथी जैसे कुछ जानवर होते हैं जो भगवान की दृष्टि का एक प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसका ऑप्शन डी इसका सही होगा।
इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है इसका वो है ऑप्शन ए, 21 फरवरी। तो इसमें कुछ 21 फरवरी को मनाया जाता है, जो कि बांग्लादेश में बांग्ला भाषा की मान्यता की लड़ाई की वर्षगांठ के दिन के रूप में मनाया जाता है। और अब क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट पैटर्न इज फाउंड वेयर द प्रोडक्ट एग्रीकल्चर फील्ड इन इज प्रेजेंट विद अ डेंस रोड नेटवर्क। निम्नलिखित में से किस प्रकार के ग्रामीण बंदोबस्त पैटर्न पाए जाते हैं जहां उत्पादक कृषि क्षेत्र घने सड़क की नेटवर्क के साथ मौजूद है? तो इसका ऑप्शन है सही स्टार पैटर्न। जो स्टार जैसा पैटर्न है वो इसमें पाए जाते हैं। एक स्टार जैसा पैटर्न पाया जाता है जहां एक घने सड़क नेटवर्क के साथ एक उत्पादक कृषि क्षेत्र मौजूद होता है, और यह मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और ऊपरी गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी जो कि है इसका एकदम सही आंसर होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। व्हाट इज द नंबर ऑफ नॉन सैटेलाइट ऑफ जुपिटर? तो इसका ऑप्शन डी जो कि 79 के मतलब 80 के आसपास इसकी हैं अप्रोक्स। तो इसका सबसे जो संभावित आंसर है वो होगा आपका डी। बृहस्पति के 79 तकरीबन 80 चंद्रमा ज्ञात हैं, और वे एक उपग्रह प्रणाली बनाते हैं जिससे जोवियन प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। 4 गैलीलियन चंद्रमाओं में सबसे विशाल चंद्रमा हैं आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो, जिनके 1610 में गैलीली द्वारा और साइमन मॉरिस द्वारा संयुक्त रूप से खोजा गया था, और वह पहली वस्तुएं थीं जो एक जैसे पिंड की परिक्रमा करती थी, जो कि ना कि पृथ्वी थी और ना ही सूर्य थी। तो ऑप्शन डी इसका जो कि है बिल्कुल सही उत्तर है। और रोडियस इज द ओल्ड नेम ऑफ, रोडियस का पुराना नाम है, तो इसका उत्तर बी सही है, जिम्बाब्वे। जो रोडियस का पुराना नाम है वो जिम्बाब्वे। रोडियस एक 1965 से 1979 तक दक्षिणी अफ्रीका में एक गैर मान्यता प्राप्त राज्य था। यह दक्षिण अफ्रीका में आधुनिक जिम्बाब्वे है। रोडेशिया दक्षिण रोडेशिया के ब्रिटिश उपनिवेशक का उत्तराधिकार राज्य था, जो 1923 में जिम्मेदार सरकार प्राप्त करने के बाद से सेल्फ गवर्न कर रहा था। तो इसका जो ऑप्शन वो है आपका 52 सही है। तो 52 का ऑप्शन बी जो सही है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ब्राइटेस्ट स्टार? निम्नलिखित में से कौन सबसे चमकीला तारा है? तो इसका सही जो जवाब है, इसका आपका सही जवाब है उत्तर ए। जो ए है आपका सीरियस, 53 का ए इसका सही जवाब है। जो सीरियस सबसे चमकीला तारा है अपने जहाँ ये अपने पृथ्वी से दिखाई देता है, इसे डॉग स्टार या आधिकारिक तौर पर अल्फा कैनिस मेजोरिस के रूप में भी जाना जाता है। यह नक्षत्र कैनिस मेजर में भी है, और सीरियस एक बाइनरी स्टार है जो एक चमकदार मुख्य अनुक्रम स्टार है। सीरियस एक ए, वैसे इसको स्पेसिफिक रूप से सीरियस ए नाम से भी जाना जाता है। और अब हम तो इसका आंसर सीरियस ही सही होगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज मैक्सिमम? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, एपीहीलियन। जो एपीलियन है उसका ए का सही उत्तर होगा, क्योंकि सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है, उसको हम कहा जाता है पेरीहेलियन कहा जाता है। लगभग 3 जनवरी को ये घटना होती है, और पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर है उसे कहा जाता है एफिलियन। जो एफिलियन है से सबसे दूर, और पृथ्वी के जो डिस्टेंस होता है अपना पृथ्वी और सूर्य के, वो सबसे ज़्यादा होता है लगभग। इसको आता है ये 4 जुलाई पर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एफिलियन। क्वेश्चन नंबर 55 में आते हैं अपन। विच अमंग द फॉलोइंग इज द एवरेज ऑर्बिटर स्पीड ऑफ द अर्थ एंड अराउंड द सन? कौन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की औसत कक्षीय गति है? तो इसका ऑप्शन बी जो 29.7 है ये उसका सही उत्तर है। वो 30 किलोमीटर
पर सेकंड की स्पीड से ये चलता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षीय गति औसतन 30 किलोमीटर प्रति सेकंड है। और जो ग्रह के जो डायमीटर है 12,700 किलोमीटर को कवर करने के लिए पर्याप्त तेज है। तो इसका ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज नॉन एज, 180 डिग्री देशांतर को किस रूप में जाना जाता है? तो इसको कहा जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन। तो इसका ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। जो इसका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो इसका सही उत्तर है। जो 180वां मेरिडियन या एंटी मेरिडियन प्राइम मेरिडियन है, इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में भी जाना जाता है। यह वह है जिसके साथ यह पृथ्वी की पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध में विभाजित करने वाला एक बड़ा चक्रवात बनाता है। यह पूर्वी देशांतर और पश्चिम देशांतर दोनों के लिए समान है। अब क्वेश्चन नंबर 57 पर अपन आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बाय मास इन अर्थ क्रस्ट? निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की पपड़ी में, मतलब पृथ्वी की भूपटी में द्रव्यमान द्वारा सबसे प्रचुर मात्रा में है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। ऑक्सीजन जो है सबसे प्रचुर मात्रा में है हमारी अर्थ क्रस्ट में, तो उसका डी होगा। हाइड्रोजन और हीलियम के बाद द्रव्यमान के सबसे हिसाब में ऑक्सीजन ही सबसे तीसरा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। और पृथ्वी की जो भूपटी में द्रव्यमान के हिसाब से प्रचुर मात्रा में तत्व है। पृथ्वी की भूपटी में ऑक्सीजन द्रव्यमान के हिसाब से 46% है। इसके बाद सिलिकॉन 27% है और एल्यूमिनियम 8.1% है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। हम क्वेश्चन नंबर 58 पर आते हैं। जो आपका शॉमोनिक्स विच इज नॉन फॉर फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम्स इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? जो ये शीतकालीन ओलंपिक्स खेलों का आयोजन हुआ था, जिसको हम शॉमोनिक्स नाम से भी जानते हैं, तो ये किस देश में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी फ्रांस। इसका फ्रांस जो है इसका सही उत्तर है। और जैसा कि शॉमोनिक्स जो पहले शीतकालीन ओलंपिक्स थे वो फ्रांस में 25 जनवरी 1924 को फ्रेंच आल्प्स के शॉमोनिक्स में रैली के पहला शीतकालीन ओलंपिक शुरू हुआ। मतलब जो अल्प्स जो हैं के शॉमोनिक्स में चालू हुआ। और अब हम क्वेश्चन नंबर 59 में जाते हैं। फॉरबिडन सिटी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो इसका जो सही उत्तर है चीन है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी चाइना। जो फॉरबिडन शहर है वो चीन में उपस्थित है। इसमें कुछ ज़्यादा समझाने लायक है नहीं। वैसे ये जो चीन के पास का शहर है और सेंट्रल चीन में ये उपस्थित है। तो अब क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं। लेयर विच सेपरेट्स द ट्रोपोस्फेयर फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फेयर इज नॉन एज? क्षोभमंडल को समाप्त मंडल से अलग करने वाली परत के लिए कही जाती है? तो इसका उत्तर है ट्रोपोपॉज। जो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, ट्रोपोपॉज कहा जाता है। तो हम आगे क्वेश्चन पर जाते हैं। ए स्टार बिगिन इट्स लाइफ इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस, व्हाट इज दिस क्लाउड कॉल्ड? एक तारा धूल और गैस के बादल में अपना जीवन शुरू करता है। इस बादल को क्या कहा जाता है? तो इस बादल को कहा जाता है नेब्यूला। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है नेब्यूला। एक तारा गैस और धूल के बादल में अपना जीवन शुरू करता है और इस बादल को निहारिका यानी नेब्यूला कहा जाता है। 62 क्वेश्चन। विच एस्ट्रोनॉमर डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफाइंग स्टार्स अकॉर्डिंग टू देयर ब्राइटनेस? किस खगोलविद ने तारों को उनकी चमक के अनुसार वर्गीकृत करने की अवधारणा विकसित की थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हिप्पैरकस। जो हिप्पैरकस है उसका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 62 का अपना सही है। जो हिप्पैरकस ने तारों को उनकी चमक के अनुसार वर्गीकृत करने का अवधारणा विकसित की। उनके अनुसार पहले परिमाण के तारे सबसे चमकीले होते हैं, जबकि छठे परिमाण के तारे सबसे कमजोर होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 63। अमॉन्ग द फॉलोइंग आर गैसियस प्लैनेट्स? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर गैसियस प्लैनेट्स? निम्नलिखित में से कौन गैसीय ग्रह हैं? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी
जो जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, नेपच्यून ये हमारे गैसीय प्लैनेट्स के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, जो कि गैसियस प्लैनेट्स ऑल्सो कॉल्ड एज आउटर प्लैनेट्स और जोवियन प्लैनेट्स, इनमें से आते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये सभी चारों ही आते हैं और ये जो होते हैं वो हॉट गैस यानी मतलब हाइड्रोजन और हीलियम इन दोनों के बने होते हैं, इसलिए इन चारों को ही गैसेस प्लैनेट्स कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 64 पे हम आते हैं। व्हाट इज द टेम्परेचर एट आउटर सरफेस ऑफ द सन? सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, जो 6000 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। जो सूर्य का बाहरी सतह का तापमान है वो 6000 डिग्री है, क्योंकि सूर्य के भीतर परमाणु संलयन के कारण भारी मात्रा में गर्मी और प्रकाश जारी करने के कारण हाइड्रोजन और हीलियम में परिवर्तित हो जाता है। इसकी सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऑप्शन इसका सी इसका सही होगा। इन विच इयन वाज द ओल्डेस्ट नॉन मिनरल जिरकॉन फाउंड? सबसे पुराना ज्ञात खनिज जिरकॉन किस कल्प में पाया गया था? तो इसका ऑप्शन बी, जो हेडेन है, ये इसका सही उत्तर है, क्योंकि सबसे पुराना ज्ञात खनिज जिरकॉन, हेडेन, इनके पोलियो होडेन युग में पाया गया था। तो इसका ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सिस्मिक वेव वेलोसिटी डिपेंड? भूकंपीय तरंग वेग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो इसका ऑप्शन दोनों है। ऑप्शन डी, क्योंकि जो भूकंप की जो सिस्मिक वेव वेलोसिटी है, जो भूकंप की तरंगे वेग है, वो मतलब चट्टानों के घनत्व पे भी निर्भर करती है और चट्टानों के लोच पे भी निर्भर करती है। यानी इसका ए, डेंसिटी ऑफ रॉक एंड इलास्टिसिटी ऑफ द रॉक, ये इसके दोनों ही सही उत्तर होंगे। 67 पर हम आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इग्नियस रॉक्स इज नॉट करेक्ट? अग्नेय चट्टानों के बारे में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो उत्तर होगा सी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन सी, इंट्रूसिव रॉक्स हैव स्मॉल क्रिस्टल, ये इसका सही उत्तर है, क्योंकि जो हिस्टोरिक रॉक होती हैं उनमें स्मॉल क्रिस्टल नहीं होते, उनमें बड़े क्रिस्टल होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी जो कि सही है। इनको घुसपैठ करने वाली चट्टानों के रूप में छोटे क्रिस्टल होते हैं। घुसपैठ की अग्नि चट्टानें वे चट्टानें हैं जो पृथ्वी की पपड़ी के अंदर मैग्मा के ठंडा होने पर बनती हैं, और इनको वे काफ़ी धीरे ठंडा होती हैं, इसलिए इनके पास बड़े बड़े क्रिस्टल होते हैं, ना कि छोटे, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। इसका सही उत्तर सी होगा। ऑप्शन डी की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इग्नियस रॉक इज नॉट करेक्ट? अग्नि चट्टानों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन ए इसका सही होना चाहिए। उनके पास उच्च छिद्र है, दे हैव हाई पोरोसिटी, क्योंकि उनके पास हाई पोरोसिटी नहीं होती, तो उनके पास अग्नि जो कि छोटे पोरोसिटी के रूप में होते हैं, वो अग्नि चट्टानों की विशेषता कम पोरोसिटी है और उनके पास परतें नहीं है, और वे कॉम्पैक्ट और बड़े पैमाने पर हैं, और इनमें जीवाश्म नहीं होते हैं। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर होगा। तो हम 69 पे आते हैं। वो एक्सप्लेन द कन्वेंशनल करेंट थ्योरी? संवहनी धारा सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? तो इसका जो उत्तर है वो उसका सी इसका सही उत्तर है, आर्थर होल्म्स। उन्होंने ही इसकी व्याख्या दी थी। एक अंग्रेजी भूवैज्ञानिक आर्थर होम्स ने 1930 में के दशक में कन्वेंशनल करंट थ्योरी की व्याख्या की थी। उनके अनुसार संवहनीय प्लेटों की गति में धाराएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो इसका ऑप्शन सी इसका सही होगा। 70 में आते हैं। विच इस्थमस कनेक्ट द क्रिमियन पेनिनसुला टू यूक्रेन? तो इसका जो सही उत्तर है ये है इस्थमस ऑफ प्रीको।
ये क्रिमियन पेनिनसुला को यूक्रेन के साथ जोड़ता है। परीक्षा की करंट अफेयर के रूप में ये सही क्वेश्चन है, क्योंकि आप जानते ही हैं रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी महीनों से चल रहा है, तो ये उस स्थिति में सही क्वेश्चन है। 71 विच अमंग द फॉलोइंग प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ गलीज, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया नलियों के निर्माण में शामिल है। तो नालियों के निर्माण में दोस्तों शामिल हैं फ्लूविल और एरोजन। नदी के जो कटाव होता है उनके कारण गलियों का निर्माण होता है, तो इसका ऑप्शन डी इसका सही होगा। गलियां बहते पानी के कटाव द्वारा निर्मित भू आकृतियां हैं। पहाड़ी इलाकों में नाले के कटाव के कारण अधिक खतरा इनका होता है। तो क्वेश्चन नंबर अब 72 में आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग रॉक आर ऑल्सो कॉल्ड पेडेस्टल रॉक, निम्नलिखित में से किस चट्टानों को पेडेस्टल चट्टानें भी कहा जाता है। तो इसका जो उत्तर बी इसका मशरूम रॉक है, वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है। मशरूम रॉक की चट्टानों को रॉक पेडेस्टल या पेडेस्टल चट्टानें भी कहा जाता है, जो कि प्राकृतिक रूप से मशरूम के आकार की होती हैं। इन्हें इसलिए पेडेस्टल रॉक भी कहा जाता है। वे अपक्षय और अपरदन की विभिन्न प्रक्रिया द्वारा बनती हैं, तो इसलिए हम उन्हें पेडेस्टल रॉक कहते हैं। 73 व्हाट इज द पॉइंट एट विच द वाटर फ्लोज फ्रॉम एन एक्विफर टू द अर्थ सरफेस, ये एक जलवृत्त से पृथ्वी की सतह पर पानी किस बिंदु पर बहता है। तो इसका सही जो उत्तर है वो है ऑप्शन बी स्प्रिंग, यानी इनको हिंदी में अपन वसंत भी कहते हैं, तो इसलिए इसका स्प्रिंग इसका एकदम सही ऑप्शन है। वसंत जलमंडल का एक घटक है और एक बिंदु है जिस पर पानी के जलवृत्त से पृथ्वी की सतह पर पानी बहता है। तो इसका 73 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यारलुंग टांग 74 क्वेश्चन पे आती है। यारलुंग सांगपो रिवर फ्लोज इन विच कॉन्टिनेंट, तो यारलुंग सांगपो किस नदी किस महाद्वीप पर बहती है। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है वो है इसका ऑप्शन ए एशिया, ये कि चीन के तिब्बत से निकलती है ये, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज द डिपॉजिट ऑफ मटेरियल कंप्राइजिंग द एक्टिव शोरलाइन कॉल्ड, सक्रिय तटरेखा वाली सामग्री के निक्षेप को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है बर्म, माफ कीजिए, इसका सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ढीले कणों से युक्त पानी के शरीर के साथ स्थित स्थाकलिति को समुद्र तट कहा जाता है। बर्म समुद्र तट का एक निकट क्षैतिज भाग है जो अत्यधिक उच्च ज्वार या तूफान को छोड़कर सूखा रखता है। इसमें रेत के टीले हो सकते हैं। यह सक्रिय तटरेखा वाली सामग्री का निक्षेप है। इसके लिए ऑप्शन इसका सी इसका बिल्कुल सही होगा, बर्म। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ क्लोज्ड हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंद हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम है। तो इसका जो ऑप्शन बी है, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, एंडोहरिक बेसिन। एंडोहरिक बेसिन एक तरीके से वो बेसिन है जिसमें एक सीमित जल निकासी होती है जो सामान्य रूप से पानी को बरकरार रखता है, और यह नदियां या महासागरों जैसा अन्य बाहरी निकायों को बाहर करने की अनुमति नहीं देता। यह बंद हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम है, इसलिए इसका ऑप्शन बी जो है वो सही है। 77 विच अमंग द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ मिड ओशियनिक रिजेस, निम्नलिखित में से क्या मध्य महासागरीय कटक के निर्माण से संबंधित है। 77 में तो प्लेट टेक्टोनिक्स इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 77 का आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। और प्लेट टेक्टोनिक फैलाव गठित पानी के जो नीचे पर्वत प्रणाली है, इसको अपन मिड ओशियनिक रिज भी कहते हैं, वे समुद्र तल के फैलने की प्रक्रिया के कारण प्लेट वर्तनिक द्वारा बनते हैं। वे आपसरी प्लेट सीमाओं पर बनते हैं। वे दुनिया के सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो पानी के अंदर स्थित हैं। तो इसका ऑप्शन बी आपका ए ऑप्शन ए सही होगा। अब 78 पर आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द वेदरिंग लैंडफॉर्म
बॉर्नहार्ड के अक्षय स्थल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सही है? तो इसका यह एक ऐसा मैदान है जहाँ की आधारशिला काफी उपसतह अपेक्ष के अधीन रही है। यह घुलनशील चट्टानों के विघटन से बनने वाली स्थलाकृति है। यह एक बड़े गुंबद के आकार की खड़ी किनारी वाली गंजा चट्टान है। यह एक उतला औसत या बेसिन जो सपाट या धीरे धीरे ढलान वाली एकजुट चट्टानों में मिट जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है सी, इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। इट इज अ लार्ज डोम शेड स्टेप साइड बिल्कुल, क्योंकि जो इसके बारे में जो कथन है वो सी इसका बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि ये एक बड़े गुंबद का आकार और खड़ी किनारों वाली गजन चट्टान है। तो इसका ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। 78 का सी होगा। 79 पर बढ़ते हैं। Which among the following pair of weathering landforms are correctly matched? अपच्छेद भू आकृतियों के निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सम्मिलित सही है? तो honeycomb weathering, the form of caverns weathering and substrate of तूफानी karst topography formed from the dissolution of soluble rocks, Bernhard a large dome shaped sheetbed। तो इसका जो है वो इसके तीनों ही सही उत्तर है। तो इसका ऑप्शन क्या है? तीनों, मतलब डी, इसका डी उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि जो बातें इनमें तीनों में दी गई हैं वो तीनों ही सही हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग लेक इज नॉट ए पार्ट ऑफ ग्रेट लेक ऑफ नॉर्थ अमेरिका? इसमें उत्तर है इसका है विक्टोरिया झील, जो कि अमेरिका की जो ग्रेट लेक्स हैं उनका पार्ट विक्टोरिया लेक नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि जो विक्टोरिया झील है वो पूरे के पूरे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ही नहीं है। तो वो अमेरिका में कहाँ से हो जाएगी? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है ही नहीं। वो विक्टोरिया जो है वो साउथ, वो आपकी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आती है। Which of the among the following is not the ideal condition for the formation of tropical cyclone? निम्न में से कौन उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्माण के लिए आदर्श स्थिति नहीं है? तो इसका ऑप्शन आपका डी इसका सही होगा। जो उच्च स्तरीय चक्रवात है वो इसका, और इसका आपको चक्रवात क्या है? कोई भी कम दबाव वाला क्षेत्र है जिसके अंदर हवा अंदर घूमती है, वो एक चक्रवात कहा जाता है। जिसके अंदर हवा अंदर घूमती है उसकी कम दबाव, जो लो प्रेशर वाला क्षेत्र है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थितियां में शामिल है 27 डिग्री जो सेल्सियस से अधिक तापमान वाली समुद्री सतह है, उस पर कोरियोलिसिस जो फोर्स होता है उसकी उपस्थिति के कारण भी भंवर चक्रवात बन सकता है। और इसी चक्कर में आपका जो डी है वो इसका सही उत्तर है। 82. Which among the following oceans is sometimes classified an estuary of Atlantic Ocean? निम्नलिखित में से किस महासागर को कभी कभी अटलांटिक महासागर के मुहाने के रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर सही है आर्कटिक ओशियन, जो अटलांटिक ओशियन के नॉर्थ में स्थित है। आर्कटिक महासागर दुनिया के 5 प्रमुख महासागरों में से सबसे छोटा और उतला है। इसे सभी महासागरों में से सभी ठंडा भी कहा जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल रशिया के नॉर्थ में पड़ता है। इसे कभी कभी अटलांटिक महासागर का मुहाना के रूप में भी जाना जाता है। तो इसलिए ऑप्शन इसका बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 पर हम आगे बढ़ते हैं। इन विच अमंग द फॉलोइंग ओशियंस इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ लोकेटेड? निम्नलिखित में से किस महासागर में सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ स्थित है? तो इसका उत्तर भी आपका आर्कटिक होगा, क्योंकि जो आर्कटिक महासागर में साइबेरियन शेल्फ है और उसकी चौड़ाई लगभग 1500 किलोमीटर है। और महाद्वीप अलमारियों आमतौर पर रेत, सिल्ट और सिल्ट मिट्टी की एक परत से ढका होता है। तो इसका ऑप्शन भी आर्कटिक होगा, जैसे कि पहले का था। Which type of coral found very close to the land and forms a shallow lagoon known as boat channel? किस प्रकार के प्रवाल भूमि के बहुत निकट पाए जाते हैं
और उथले लैगून का निर्माण करते हैं, जिन्हें बोट चैनल के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो इसका है ओनली 2। सी इसका सही उत्तर है, ओनली 2, यानी इसका सी उत्तर सही होगा। जो फ्रिजिंग रीफ है, जो कि फ्रिंगिंग रीफ है, प्रवाल वृत्तियों को जो भूमि के बहुत करीब पाई जाती है और एक उथले लेगून का निर्माण करती है, जिसे बोट चैनल के रूप में जाना जाता है। फ्रिजिंग कोरल रीफ कहलाती है, मतलब फ्रिंगिंग कोरल रीफ कहलाती है। फ्रिंगिंग रीफ द्वीप जैसे और महाद्वीप मर्जन के साथ विकसित होती है। वे समुद्र के गहरे तल से उगते हैं और उनके समुद्र की ओर का ढलान गहरे समुद्र से में होता है। फ्रिंगिंग रीफ तीनों में सबसे अधिक पाई जाने वाली प्रवाल वृत्तियां है। तो जो कि ऑप्शन 1, 2, 3 में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो आपकी रीफ है वो फ्रिंगिंग रीफ है। तो इसका ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। व्हाट इज द पीरियड बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड? उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच की अवधि को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन जो कि ए इसका एब टाइप इन्हें कहा जाता है, टाइड। तो ऑप्शन ए इनका बिल्कुल सही है। जिसे मतलब एक जो इब ज्वार है, जिसे जावक ज्वार भी कहा जाता है, ये उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच की अवधि है, जिसके दौरान पानी किनारे से बिल्कुल बह सा जाता है। तो इसलिए ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। व्हाट आर द टाइड्स फीचरिंग 2 हाई टाइड एंड 2 लो टाइड्स ईच डे कार्ड? प्रतिदिन 2 उच्च ज्वार और 2 निम्न ज्वार वाले ज्वार को क्या कहलाते हैं? तो इसका जो ऑप्शन है इसका डी इसका सही उत्तर है, सेमी डायरनल टाइड। सेमी डायरनल अर्धदैनिक ज्वार इनको हिंदी में कहते हैं। ज्वार भाटा दिन में 1 या 2 बार मुश्किल से आता है समुद्र में, जो सूर्य और चंद्रमा की पृथ्वी के घूर्णन द्वारा लगाए जाने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा होता है। और सेमी जो आपका डायरनल टाइड है वो सबसे आम ज्वारीय पैटर्न है, जिसमें प्रत्येक दिन 2 उच्च ज्वार और 2 निम्न ज्वार होते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन 87, क्वेश्चन नंबर 87 में आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर वार्म ओशियन करंट्स इन द पैसिफिक ओशियन? तो इसका जो सही उत्तर है वो केवल सी है, 3 और डी, सॉरी माफ कीजिएगा, इसका केवल डी है, इसका 87 का डी। क्योंकि जो कैलिफोर्निया करंट है वो कोल्ड करंट है, और जो ओएशो करंट है वो भी कोल्ड करंट है, और जो हम्बोल्ट करंट है वो भी कोल्ड करंट है। तो सिर्फ जो नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट है वही आपकी वार्म करंट है, ओशन करंट। इसलिए ऑप्शन सी मतलब नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ओनली 3 डी पे दिया है। तो ये डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग प्राइमरी वेदर कंडीशन एसोसिएटेड विद कोस्टल क्लाइमेट इज नॉट करेक्ट? तटीय जलवायु से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक मौसम स्थिति सही नहीं है? तो इसका दोस्तों इसका ऑप्शन 88 का होगा आपका सी, एक्सट्रीम क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, पूरे वर्ष चरम जलवायु। तटीय क्षेत्र से जुड़ी प्राथमिक मौसम स्थितियां हैं दिन के दौरान समुद्री हवा, लैंड ब्रीज इन द इवनिंग, साल भर मीडियम मतलब क्लाइमेट रहना, तटीय जो एक बीच का जो कोहरा होता है वो रहता है, और अंतर्देशीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। तो ऑप्शन सी इससे सही मैच करता है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। Which among the following statements is are correct about soils? निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिट्टी के बारे में सही है? The clay humus complex is essential for a fertile soil as it provides it with a higher water and nutrient holding capacity. निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिट्टी के बारे में सही है? मिट्टी ह्यूमस कॉम्प्लेक्स
उपजाऊ मिट्टी के लिए आवश्यक है क्योंकि यह एक उच्च पानी और पोषक तत्व द्वारा क्षमता प्रदान करता है। हालांकि मिट्टी में ऑप्शन 2 हालांकि मिट्टी में ह्यूमस के क्षरण का खतरा बढ़ जाता है। तो इसका जो है वो केवल द क्ले ह्यूमन कॉम्प्लेक्स इज एसेंशियल फॉर ए फर्टाइल सॉइल एज इट प्रोवाइड्स इट विद ए हायर वाटर एंड न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी। इसका केवल ए जो कि है ऑप्शन ए इसका सही है। जो इसमें जो मिट्टी ह्यूमस द क्ले ह्यूमस कॉम्प्लेक्स इज एसेंशियल फॉर ए फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड्स विद हाई वाटर एंड न्यूट्रिएंट होल्डिंग। तो इसका सही है क्योंकि एक उपजाऊ मिट्टी के लिए क्ले ह्यूमस कॉम्प्लेक्स आवश्यक है क्योंकि यह इसे एक उच्च पानी प्रदान करता है और पोषक तत्वों को धारण करने की क्षमता ह्यूमस मिट्टी के कणों को एक साथ बांधने वाले सीमेंट के रूप में कार्य करती है और इस प्रकार क्षरण का जो जोखिम को कम कर देती है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। द निलोटिक बंटू सोनिक एंड रिमिट्रास विच ऑफ द फॉलोइंग रेस। तो ऑप्शन इसका बी सही है, निग्रोइड। जो निग्रोइड रेस है वो इसका सही उत्तर है। निग्रोइड का प्रतिनिधित्व ज्यादातर अफ्रीकी लोग करते हैं। उन्हें ऊनी बालों वाला भी कहा जाता है। आदिवासी, मेलोगियन, नेगोटिक्स, पापुअन, द्राविड़ आदि सहित की कई उप प्रजातियां भी हैं। इनमें कई जनजातियां भी शामिल हैं जैसे कि निलोटिक, बंटू, सोडानिक, पिग्मी, खोसियन आदि। तो इसका आपका निग्राइड जो कि सही उत्तर होगा। 91 क्वेश्चन पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड देयर कैरेक्टर्स इज आर करेक्टली मैनेज। जनसंख्या वृद्धि के चरणों और उनकी विशेषताओं के निम्नलिखित युग्मों से कौन से सम्मिलित है। तो इसका जो ऑप्शन इसमें है, फर्स्ट स्टेज ऑफ हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, सेकंड स्टेज ऑफ डिक्लाइनिंग बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, थर्ड स्टेज ऑफ हाई बर्थ रेट एंड लो बर्थ रेट, फोर्थ स्टेज ऑफ लो बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो इसका जो ऑप्शन है वो इसका ऑप्शन सही होगा आपका 1 और 4। जो आपका प्रथम चरण है उच्च जन्म और मृत्यु दर की अवस्था, यह बिल्कुल जनसंख्या वृद्धि के चरणों से मेल खा रहा है। और आपका चौथा चरण निम्न दर, जन्म दर और मृत्यु दर की अवस्था। तो इसका ऑप्शन बी इसका 1 और 4 बिल्कुल सही होगा। और अब आते हैं 92 क्वेश्चन पे। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पुश फैक्टर ऑफ माइग्रेशन। निम्नलिखित में से कौन प्रवास का एक धक्का कारक नहीं है। जो प्रवास का मतलब एक तरीके से होता है माइग्रेशन। जो इंडिया लोग छोड़ के जा रहे हैं, जो अब्रॉड जा रहे हैं, तो वो किस लिए जा रहे हैं। बेरोजगारी भारत में है तो बेरोजगारी के लिए जा रहे हैं। जो रहने की स्थिति है वो बाहर की ज़्यादा अच्छी है हमारे यहाँ से, तो इसलिए भी कुछ लोग छोड़ के चले आते हैं। और जो सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है ये भी बिल्कुल सही इसका उत्तर है। तो जो क्लाइमेट है वो इसका नहीं है। तो क्लाइमेट के वजह से कोई छोड़ के नहीं जाता। तो ये 3 जो लास्ट के कारण थे इसीलिए लोग जा रहे हैं। लोग बेहतर और आर्थिक सामाजिक जीवन के लिए पलायन करते हैं। प्रवास को प्रभावित करने के लिए वाले कारकों के 2 समूह हैं। एक तो बेरोजगारी, खराब जीवन स्थितियां और राजनीतिक उथल पुथल। इसलिए बेहतर नौकरी के अवसर में और पाने के लिए शांति, स्थिरता, जीवन की संपत्ति की सुरक्षा और सुखद जलवायु जैसे कारक आकर्षक नहीं लगते। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 93 में आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट बाउंड द इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन को कौन से द्वीप जोड़ते हैं, कौन से कॉन्टिनेंट जोड़ते हैं। तो एशिया बिल्कुल है, एशिया में ही इंडिया है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अफ्रीका भी अपना वेस्ट साइड में जुड़ता है तो बिल्कुल सही है। और इंडियन ओशियन ऑस्ट्रेलिया से भी टकराता है।
इंडियन ओशियन आपका ऑस्ट्रेलिया से भी टकराता है, और अंटार्कटिका आपका साउथ साइड में अंटार्कटिका से भी टकराता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी इसका सही होगा। तो अब अपन आते हैं 94 पे। What is the forest activity involving the production of timber called? लकड़ी के उत्पादन से जुड़ी वन गतिविधियों को क्या कहा जाता है? तो लकड़ी से इनको कहा जाता है ऑप्शन सी लंबरिंग, इसका सही उत्तर है। लकड़ी से उत्पादन की जुड़ी गतिविधियों को लंबरिंग कहा जाता है। अब 95 क्वेश्चन पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर कैरेक्टर ऑफ मेडिटेरियन एग्रीकल्चर? निम्नलिखित में से कौन भूमध्य कृषि की विशेषता है? तो जो हल्की बरसात गर्मी है, जो कि नहीं है, जो तो आपका वो हो जाएगा। पर्वतीय स्थलगति हैगी। फलों की फसलें हैं, बिल्कुल हैंगी। तो इस चक्कर में इसका आपका होना चाहिए 95 का बी, केवल 2 और 3। तो इसका ऑप्शन बी 95 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि भूमध्य सागरीय कृषि में इस प्रकार की कृषि में हल्की वर्षा वाली सर्दी और पर्वतीय स्थलगति की विशेषता होती है। मतलब इसमें लिखा है हल्की बरसात गर्मी, लेकिन होती हल्की वर्षा सर्दी है। और पूरे साल या सर्दियों की फसलें बारिश के साथ उगाई जाती हैं, पूरे साल या गर्मी की फसलें सिंचाई के साथ उगाई जाती हैं। फसलों को अनाज पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन 96 क्वेश्चन पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट ट्रॉपिकल ग्रासेस? उष्ण कटिबंधीय घासों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? द ग्रासेस इन द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आर और टॉल, coarse and fibrous, and they are considered as edible. Tropical grasslands are generally called savannas and from the dominant type of vegetation cover in dry and low. तो इसका जो है ऑप्शन दोनों ही सही हैं। तो सी ऑप्शन इसका एक और दोनों सही होगा, क्योंकि दोनों ही चीज़ें आपस में मेल खा रही हैं, दोनों ही चीज़ें सही हैं। जो मध्य आपका आकांक्ष और उष्ण कटिबंधीय में कुछ उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में मौसमी चराई सुविधा को लाभ उठाने के लिए पशु चरवाहे अपने मवेशियों को मौसमी रूप में उच्च भूमि और तराई के बीच स्थानांतरित करते हैं। इस अभ्यास को ट्रांसह्यूमेंस कहा जाता है। यह प्रथा उन क्षेत्रों में आम है जहां जलवायु में एक गंभीर मौसम होता है, जैसे कि कड़ाके की सर्दी। ट्रांसह्यूमन यूरोप और हिमालय के पहाड़ी इलाकों में होता है। तो दोनों ही चीजें इसकी सही है। तो इसमें भी ए और बी। What is the rearing of silkworms and obtaining silk from them called? रेशम के कीड़ों को पालना और उन्हें रेशम प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो इसने कहा जाता है सेरीकल्चर इन्हें कहा जाता है। तो ऑप्शन इसका सी रेशम उत्पादन, ये इनका बिल्कुल सही होगा। रेशम उत्पादन से तात्पर्य रेशम के कीड़ों को पालने और उनसे रेशम प्राप्त करने से है। इनमें चारा फसल उगाना, मुख्यतः शहद के पत्ते और रेशम के कीड़ों की देखभाल करने का और कृमियों द्वारा उत्पादन कोकूनों से रेशम के रेशे प्राप्त करना शामिल है। तो इसका ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 99 पे आते हैं। विच कंट्री इज द ओनली मेजर एक्सपोर्टर ऑफ रॉ सिल्क इन यूरोप? यूरोप में कच्चे रेशम का एकमात्र प्रमुख निर्यातक कौन सा देश है? तो इसका ऑप्शन होगा आपका सही इटली। जो कि इटली है वो सबसे मेजर एक्सपोर्टर है यूरोप में। रेशम उत्पादन से तात्पर्य रेशम के कीड़ों से पालन से है, और वर्तमान में रेशम उत्पादन लगभग पूर्वी एशिया और दक्षिण यूरोप तक ही सीमित है। यूरोप में कच्चे रेशम का एकमात्र प्रमुख जो निर्यातक देश है वो आपका इटली है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही होगा। ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं।
इन व्हाट टाइप ऑफ माइनिंग मिनरल्स आर जस्ट डग आउट ऑफ द रॉक्स, किस प्रकार के खनन में खनिजों को चट्टानों से ही खोदा जाता है। तो इसका ऑप्शन है आपका डी, उत्खनन। जो आपका खनन पृथ्वी की सतह से या सतह के नीचे की चट्टानों से खनिज प्राप्त करने की गतिविधि है। कुछ खनिज ऐसे भी होते हैं जैसे बिल्डिंग स्टोन या जो सतह पर या उथली गहराई पर पाए जाते हैं। ये खनिज सिर्फ चट्टानों से खोदे गए हैं। इस गतिविधियों को उत्खनन कहा जाता है। तो आज के आपके पूरे के पूरे यूनिट 4 के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और अगली टेस्ट सीरीज का एनालिसिस हम आपकी जो समीक्षा इंस्टीट्यूट के द्वारा कंडक्ट की जा रही है, जब वो यूनिट 5 हो जाएगी तो हम उसका अगला एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए समीक्षा इंस्टीट्यूट से जुड़े रहें। इसके लिए आपका धन्यवाद।